ओके। तो कल की क्लास में हमने प्रस्तावना शुरू किया था और हमने आपको ये समझाया था कि हमारा जो भी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 30 से 35 क्लास में, यानी 25 से 30 से 35 क्लासेस में हो जाएंगी। ये सब टेट में पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हमने समझा था। जितना भी लोग ये पूछ रहा है किस में पूछा जाएगा, सब में पूछा जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम भारत में है ही नहीं जिसमें पॉलिटी आता हो और यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। तो दिस इज फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ठीक। तो हमने ये समझा था कि हम लगभग 25 से 30 क्लासेस में खत्म कर लेंगे और सारी कुछ जानकारी हमने लिया था। प्रस्तावना संबंधी जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे, मतलब जितने भी वो शब्द थे वो हमने समझे थे, जैसे प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, लिबर्टी, सब कुछ हमने समझ लिया है, ठीक। अभी मैसेज करना बंद करो तुम लोग, मैसेज करना बंद। कोई मैसेज नहीं करेगा। जितना भी मैसेज कर रहा है सबको ब्लॉक मार दीजिए। पहली क्लास नहीं है, दूसरी क्लास है, पहले क्लास में नहीं आते हो। ये दूसरा क्लास है, पहली क्लास यूट्यूब पर है, देख लीजिए वहां से। तो हमने ये समझा था कि इस आज हमने ये सोचा था कि हम प्रियम्बल को पैक कर देंगे, क्योंकि एक क्लास प्रियम्बल की आपकी हो चुकी है, जिसमें प्रस्तावना संबंधी जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, मैसेज बंद, लिखना बंद, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमने समझ लिया है। और वो टर्मिनोलॉजीज जितने भी थे, इवन दो जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, यहाँ से मैसेज हटा दीजिए। टेक्निकल टीम यहाँ से मैसेज हटा दीजिए, नहीं तो ये डेविएट में होता ही रहूंगा देख करके। हाँ बस मैसेज मत दिखाइए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप मैसेज मत करिए, ठीक। यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपका मैसेज दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो हमने ये समझा था कि जितना भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी लिया था। आज उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अभी चुपचाप सिर्फ लिखो और ध्यान से सुनो, ठीक। समझते जाओ, सब कुछ अपने आप तैयार हो जाएगा। बोलोगे तो कहाँ से कुछ समझ में आएगा। कॉपी में लिखना शुरू करो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, टाइप नहीं करो, उंगली नहीं चलाओ, उंगली चला करके कॉपी में लिखो सिर्फ। तो आज हमने समझा था कि इसका हम कुछ फैक्चुअल डेटा लिखेंगे, ठीक है ना। और वो लिखने के बाद कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, प्रियम्बल, ठीक, यानी आपका प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका आपका चल रहा है, इसमें हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज जो भी हैं वो हमने समझ लिया था। आज उसके आगे मूव फॉरवर्ड करना है और हमें ये समझना है कि उससे पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आए हैं। वो सारे प्रश्न मैं आज आपको कराऊंगा भी ऐसे ही, ठीक। और सबसे पहले एक क्लास इसकी हो चुकी है जिसको आप देख लेंगे, ठीक। तो अभी हमको ये समझना है कि इससे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं फैक्चुअल। जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखाया जा रहा है वही सब लिखना है, तो लिख लो उसको। अभी आप क्लास 12th में नहीं है कि एक चीज बोल के लिखाया जाए, ठीक। तो अभी ये देखो कि हमने ये समझा था कि प्रियम्बल को जो प्रस्ताव पारित किया गया वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया, रिजोल्यूशन द्वारा पारित किया गया, ठीक है ना। और वो कब उन्होंने मांग किया था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो मांग हुई थी, जो पहला फैक्ट आपको लिखना है वो ये लिखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो मांग हुई थी, इसका मतलब क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो मांग हुई थी, वो अविश्वास प्रस्ताव की मांग पंडित नेहरू के द्वारा की गई, जो कब की गई थी, 13 दिसंबर 1946 को। जिसको संविधान सभा द्वारा जिसको संविधान सभा द्वारा मान्य कर लिया गया। और कब मान्य किया गया, 22 जनवरी 1947 को। तो पहली आपको बात समझना है कि जो आपका प्रियम्बल था, जैसा कि हम लोगों ने समझा भी था, इसको पंडित नेहरू के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मांग किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसको 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया था, ठीक। ये जो आपका प्रस्तावना है, इसमें जो बताता है कि भारत का संविधान कब से लागू होता है, तो आपको पता है कि वो ये बताता है कि 26 नवंबर सन 1947 को भारतीय अपना संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, मतलब एडॉप्ट करते हैं। व्हेन वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया by constituent assembly, then we can say that we adopted the constitutional assembly till 26 नवंबर 1947, यानी 26 नवंबर 1947 से हमने इसको 49, ठीक है ना। इसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस हो गया ये। हम इसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसको मनाते हैं, तो उत्तर है कि हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित हुआ, कब पारित हुआ, 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने उसको मान लिया, कब माना था, 22 जनवरी 1947 को। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यानी जो आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है,
कि ऐसी वो कौन सी तिथि थी जहां पर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को ये आपका संविधान भारतीयों द्वारा, हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ठीक है, लिखवाया तो जा रहा है, अब इसमें क्या बोले हम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तुम कह रहा है कि इसमें एक एक चीज बोलो, ऐसे बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है भैया। ये जो भी कुछ लिखा है इसको लिखो, नोट्स बनाओ। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी अविश्वास प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया। ठीक है ना। अब भारत का जो पूरा का पूरा संविधान है वो 19 वो जनवरी में माना गया था, 26 जनवरी को। ठीक, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम 1949 से ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको मनाते थे। बहरहाल वो बहुत लंबी कहानी है, वहां तक जाना नहीं है। अभी तक हम ये बात समझ गए हैं। ठीक है, अगला बात हमको ये समझना है कि क्या जो आपका प्रियम्बल है, बात को ध्यान से सुनना है, क्या ये जो आपकी जो प्रस्तावना है ये इनफोर्सेबल है? ठीक, क्या ये इनफोर्सेबल है? क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाद योग्य है? क्या इसको हम कह सकते हैं ये वाद योग्य है? क्या ये न्याय योग्य है? क्या इसको हम न्याय योग्य कह सकते हैं? पिछले साल यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा है इस पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना वाद योग्य या न्याय योग्य है? तो एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फॉर्मेट उसका यही था। तो सबसे पहले ये समझो कि क्या आपका जो प्रस्तावना है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी डेटा 3 जो हम फैक्चुअल देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि क्या हमारी जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य है यानी वो न्याय योग्य है। ये टर्मिनोलॉजी वाद योग्य या न्याय योग्य का क्या मतलब होता है? मतलब होता है इनफोर्सेबल। क्या मतलब है इनफोर्सेबल का? मतलब ऐसे तुम समझो कि जैसे मान लो कि प्रस्तावना में कोई शब्द लिखा हुआ है समाजवादी, ठीक, या पंथ निरपेक्ष, या पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। ठीक, अब यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रांस भारत के पंथ निरपेक्ष के सापेक्ष में क्या सीख सकता है। मेंस का क्वेश्चन है उसका, लेकिन वो मेंस का हमको समझना नहीं है। अभी देखो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखा हुआ है क्या वो वाद योग्य है, क्या वो न्याय योग्य है, इसका मतलब क्या वो इनफोर्सेबल है? तो आंसर है नो, वो इनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी जो आपके मिलती है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उसके आधार पर क्या कोई भी जजमेंट दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। मतलब कहने का है कि इंडिविजुअली हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, खिलाफ नहीं जा सकते हैं सरकार के कि सरकार समाजवाद नहीं ला रहा है, या सरकार पंथ निरपेक्ष नहीं बना रहा है, या सरकार हमको न्याय नहीं दे रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। मतलब कहने का है कि सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर किसी भी कोर्ट में जाकर के फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेसेसरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है ये निर्णय सुनाने के लिए कि जो भी संविधान में ये बात लिखी गई है उसको क्या करिए आप, कि जितना भी लोग कमेंट कर रहा है सबको ब्लॉक मार दीजिए, एक लाइन से ब्लॉक मार दीजिए। जितना भी लोग लगातार कमेंट कर रहा है ये एक भी सबको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, दिमाग ठिकाना आ जाएगा कि पढ़ना चाहिए कैसे। तो हमने क्या समझा कि इनफोर्सेबल यानी वाद योग्य या न्याय योग्य का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मस्ट नेसेसरी हो जाता है या प्रोहिबिटेड हो जाता है कि वो अपना फैसला सुनाएगा ही। मतलब क्या है कि अगर हमारे संविधान में कुछ भी लिखा हुआ है और अगर वो वाद योग्य या न्याय योग्य है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि संविधान के उस तथ्य के या उस तर्क के या उस आर्टिकल के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारी मांग सुनने के लिए क्या होता है, वो प्रोहिबिटेड होता है, वो नेसेसरी होता है, वो सुनेगा ही सुनेगा। लेकिन क्या प्रस्तावना के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड है? नो, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ को सीधे बोल देगा कि ये वाद योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है इनफोर्सेबल नहीं है। तो आपने क्या समझा कि क्या ये इनफोर्सेबल है? तो आंसर है कि ये इनफोर्सेबल नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या जो प्रस्तावना है वो क्या वाद योग्य है, क्या वो न्याय योग्य है, क्या वो इनफोर्सेबल है? तो आंसर है कि भारत की जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय नहीं है, वो वाद योग्य नहीं है, वो न्याय योग्य नहीं है। प्रवर्तनीय या वाद योग्य या न्याय योग्य का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है लागू करना अनिवार्य है, व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। अगर कभी भी आपको ये समझ में आए कि वाद योग्य, न्याय योग्य या फिर प्रवर्तनीय का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार द्वारा उसको लागू करना अनिवार्य है, और अगर वो अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है
तो कोई भी इंसान न्यायालय में जा सकता है, उसके खिलाफ न्यायालय में वो जा सकता है और वो अपील दायर कर सकता है कि भारत सरकार हमारी बात नहीं मान रहा है, और भारत सरकार उस बात को मानने के लिए प्रोहिबिटेड हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी इस बात को कहेगा कि ये तो इन्फोर्सेबल है, वाद योग्य है, प्रवर्तनीय है, तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे हैं। अब ये कहाँ लिखा होता है कि वाद योग्य है या प्रवर्तनीय है, तो ये डिपेंड करता है जुडिशियल रिव्यू पर, यानी ये डिपेंड करता है कि न्यायिक पुनरावलोकन वो लोग क्या दे रहा है, या न्यायिक समीक्षा क्या हो रही है, मतलब न्यायालय क्या बता रहा है। तो न्यायालय के अनुसार ये बताया गया कि ये जो प्रस्तावना है ये वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, या फिर न्याय योग्य नहीं है। अकेले इसके दम पर हम कभी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मतलब कहने का है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, या न्याय योग्य नहीं है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या वो संविधान का अंग नहीं है। तो आप कैसे देखो, चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो अंग होने का मतलब क्या होता है कि वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो है, जो संविधान का अंग है, वो आर्टिकल 368 के अनुसार अमेंडमेंट की जा सकती हैं। अब ये आर्टिकल क्या है और अमेंडमेंट क्या है वो हम आगे समझेंगे, या फिर ऐसे समझ लो, अमेंडमेंट करने का मतलब है कि संशोधित की जा सकती हैं। संशोधित करने का मतलब क्या है कि उसमें हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं, या उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर वो संविधान का भाग है तो संविधान के थ्रू उसको बदलाव किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है उसमें, या फिर उसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, या फिर किसी चीज को हटाया जा सकता है। तो अमेंडमेंट में तीन चीज हो सकता है कि किसी चीज का बदलाव किया जा सकता है, मतलब उसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है, और उसमें कुछ हटाया जा सकता है। अगर कोई भी चीज संविधान का अंग है तो 368 जो आर्टिकल है उसके अनुसार उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं, उसमें से कुछ हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो अपने आप उसको हम क्या कह देंगे कि उसमें बदलाव किया जा सकता है, इट कैन बी अमेंडमेंट, यानी उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक ये बात ना क्लियरिफाई हो जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है भी कि नहीं। जैसे तुम ऐसे समझ लो कि अगर इस पूरी की पूरी बॉडी में, इस पूरी के पूरी शरीर में अगर कोई भी किसी चीज का अंग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं, हम उसको इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर शरीर का अंग है ही नहीं, कुछ भी शरीर में है ही नहीं, अपनी बॉडी में है ही नहीं, तो आप किसी डॉक्टर से उसको इलाज करवा सकते हो नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर संविधान का ये अंग होगा तो हम इसको अमेंडमेंट यानी संशोधन कर देंगे, अगर संविधान का अंग नहीं होगा तो उसमें हम संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या वो संविधान का अंग है। अब ये एक एक सेंटेंस में नहीं बताया जा सकता कि संविधान का अंग है या नहीं है। इसके लिए आपको एक बात समझना होगा, वो बात ये है कि कई सारे ऐसे केसेस आए जिस केसेस में लोगों ने बारी बारी से बताया कि अंग है या नहीं। तो सबसे पहला जो केस था वो बेरूबाड़ी का केस था, और बेरूबाड़ी के केस में, जो बेरूबाड़ी का केस था 1960 में, उस 1960 में बेरूबाड़ी के केस में इन्होंने कहा कि संविधान का ये अंग नहीं है। यानी सबसे पहले प्रस्तावना संबंधी मुद्दा बेरूबाड़ी केस 1960 में गया, जहां पर बेरूबाड़ी केस ने में जुडिशरी ने ये निर्णय सुनाया, यानी न्यायपालिका ने ये निर्णय सुनाया कि ये संविधान का अंग बिल्कुल नहीं है, मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता है। ये बात याद रखना कि किसी भी संविधान में संशोधन तभी हो सकता है, कोई भी चीज में संशोधन तभी हो सकता है जब वो संविधान का अंग होगा। तो यहाँ पर बेरूबाड़ी केस 1960 में जुडिशरी ने ये निर्णय सुनाया कि ये प्रस्तावना जो है वो एक संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद जो पहली बार बताया गया कि जो ये संविधान का अंग है, यानी प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो केस था केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में, ये केशवानंद भारती केस क्या था, तो ऐसे समझ लो कि इनकी बहुत बड़ी जमीन थी अपनी, अभी शायद इनका देहांत हो गया, इनकी अपनी बहुत बड़ी जमीन थी और उस जमीन को क्या हो रहा था कि हड़प लिया जा रहा था ड्यू टू सोशलाइजेशन। तो उस इन्होंने केस कर दिया था, उस केस पर अभी हमको नहीं जाना है। तो इन्होंने ये बताया ये केस कब था, तो आंसर है कि ये केस था 1973 में, और उस 1973 में पहली बार जुडिशरी ने, सबसे बड़ी बेंच बनी थी, मतलब बहुत बड़ी बेंच बनी थी। अब बेंच क्या होता है, जुडिशरी कैसे निर्णय देता है, वो सब हम जुडिशरी में पढ़ेंगे। उस बेंच में इन्होंने केशवानंद भारती केस में बताया कि ये संविधान का अंग है,
यानी सबसे पहले प्रस्तावना को बताया बेरूबाड़ी केस में 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 में बताया गया कि नहीं, ये संविधान का अंग है। मतलब कौन? प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज बार बार होती चली आई। अब इसमें इन्होंने संविधान का अंग तो बताया और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या मूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं मूल ढांचा। मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और उस मूल ढांचे के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि इसके जो कुछ शब्द हैं वो मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी अगर इसके सिनेरियो को समझें तो बेरूबाड़ी केस में क्या था कि प्रस्तावना अंग है नहीं। केशवानंद भारती केस में क्या था कि प्रस्तावना अंग है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया, मतलब बहुत सारा केस आया, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना काम का है। तो मिनर्वा मिल्स केस में भी ये बताया गया, मिनर्वा मिल्स केस में भी क्या बताया कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। अभी मिनर्वा मिल्स केस कब था? ठीक है ना, 1980 में। यानी जितना भी केस आया, बाकी बाद में जितना भी केस आया, उन सब ने क्या बताया कि प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का अंग है। तो सर व्हाट इज द कंक्लूजन? हम किस कंक्लूजन तक पहुंच पाए हैं? यानी हमारा निष्कर्ष क्या होगा? तो हमारा निष्कर्ष ये होगा कि वर्तमान समय में इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जो वर्तमान समय है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, जो ये प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लो कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसको समझने के पहले हमको ये समझना होगा, समझने के पहले हमको ये समझना होगा। अभी कुछ लोग मुझे यहाँ ज्ञान दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखो, तो यहाँ प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, इसको समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि ये बेरूबाड़ी जो केस है, ठीक है ना, जो बेरूबाड़ी केस है उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, इसमें ये बिल्कुल नहीं है। केशवानंद भारती केस 1973 में बताया गया कि हाँ ये संविधान का अंग है। मिनर्वा मिल्स केस में भी बताया गया कि हाँ ये संविधान का अंग है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि क्या प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर है यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये पता चल गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, तो हम क्या बात समझ गए हैं कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ। क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है? हाँ। कौन सा केस ऐसा था जिसमें प्रस्तावना संविधान का अंग बन गया? 1973 का कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। अब आपसे पूछा जाएगा कि कब से ये संविधान का संशोधन किया जा सकता है, कब से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो 1973 से, जब ये अंग बना। उसके पहले क्या ये अंग था? नहीं था। कौन सा ऐसा केस था जिसमें बताया गया कि ये अंग नहीं है? केशवानंद भारती केस में बताया गया है, लेकिन बेरूबाड़ी केस में बताया गया कि ये नहीं है। तो ये सारा का सारा फैक्चुअल डेटा आप याद रखना कि प्रस्तावना संविधान का अंग कब से बना। तो आंसर है कि केशवानंद भारती केस 1973 से बना, और उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रस्तावना के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। इवन तो आप संशोधन पूरे संविधान में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जुडिशरी ने एक सिद्धांत दिया जिसको मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम समझेंगे जब बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, अभी उसका यूज नहीं है। जब हम फंडामेंटल राइट को समझेंगे तो हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, आई होप सो कि ये 2-3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि संविधान का संशोधन तो होता रहता है, तो प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ तो वो संशोधन कब हुआ और उसमें क्या क्या संशोधन हुआ। ठीक, यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है, और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन भी हो सकता है, और अगर उसमें संशोधन भी हो सकता है तो वो संशोधन कब हुआ। तो आंसर है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, यानी प्रस्तावना को सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है। प्रस्तावना को सिर्फ एक ही बार संशोधित किया गया है, कब? 1976 को किया गया है, जो कौन सा संशोधन कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया है? संशोधित कर दिया गया है। क्या इसमें संशोधन किया गया है? तो 4 नए शब्द जोड़े गए हैं। बहुत सारी किताब में 3 लिखा हुआ है, तो कुछ लोग की किताब में 3 लिखा होगा, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। असल में 4 नए शब्द इसमें जोड़े हैं। तो वन डेयर एग्जाम वाले कभी कभी 3 मान लेते हैं, लेकिन याद रखना कि इसमें प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया उसमें 4 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द नहीं जोड़ा गया है, लेकिन बहुत किताबों में 3 लिखा होता है। अब वो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो पहला शब्द जो जोड़ा गया उसका नाम था समाजवादी, ठीक है ना, यानी सोशलिस्ट। दूसरा जो शब्द जोड़ा गया वो था क्या? पंथ निरपेक्ष।
और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वो था अखंडता, और चौथा शब्द जो जोड़ा गया वो था और। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो आंसर है कि प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए। वो 4 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और। ठीक, ये चारों शब्द है, और एक शब्द है याद रखना। तो ये 1976 में किया गया। फिर से एक बार समझते हैं, क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है? बिल्कुल है। कब से है? केशवानंद भारती केस से है, जो केस कब आया था? 1973 में। उसके पहले वो अंग नहीं था, और अगर वो अंग है तो संशोधन किया जा सकता है, और उसको एक ही बार संशोधित किया गया है। कब किया गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको संशोधित किया गया, जिसमें 4 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब उसके आगे हम चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किस इंसान ने क्या क्या कहा है। उसके बाद हमारा प्रस्तावना खत्म हो जाएगा और हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आपसे पूछा जाएगा, आप पहले उसका आंसर बताएंगे, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब ये हमको समझना है कि के एम मुंशी, यहाँ पर लिख लो कौन सा व्यक्ति है, और यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने क्या चीज कहा है, यानी व्हाट्स ही टॉक अबाउट द प्रियम्बल। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? के एम मुंशी। दूसरा व्यक्ति आप लिख लो गजेंद्र गटकर, ठीक है ना, गजेंद्र गटकर। तीसरा व्यक्ति आप लिख सकते हैं ननी पालकीवाला, ननी पालकीवाला। ठीक, चौथा व्यक्ति आप लिख सकते हैं गजेंद्र गटकर, के एम मुंशी, ननी पालकीवाला, और एक व्यक्ति आप और लिख सकते हैं बस इतना ही है, ठीक है ना। और ठाकुरदास भार्गव को भी लिख लीजिए, कभी कोई आ जाता है तो ठाकुरदास भार्गव लिख लीजिए, एक और ठाकुरदास भार्गव। ठीक, अब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा हुआ है। अब इन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या क्या कहा हुआ है, ये आपको डेटा ऐसे बस लिख लेना है बस। ठीक, बहुत एक पेज में पूरे प्रियम्बल की नोट्स आपकी बनी होनी चाहिए। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है कि प्रियम्बल क्या है? तो इन्होंने इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है, यानी राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, या पॉलिटिकल होरोस्कोप। इन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल होरोस्कोप, यानी राजनीतिक होरोस्कोप को क्या कहेंगे हिंदी में? जन्मपत्री ही तो कहते हैं शायद, हाँ, जन्मपत्री। ठीक है, इसको इन्होंने कहा है जन्मपत्री। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठाकुरदास भार्गव ने कहा है संविधान की आत्मा है कौन है? प्रियम्बल। यानी किस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके अनुसार प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है? तो उत्तर क्या होगा? के एम मुंशी। किसके अनुसार प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो उत्तर क्या होगा? ठाकुरदास भार्गव। ऐसे पूछेगा किसके अनुसार परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो आंसर क्या होगा? ननी पालकीवाला। किसके अनुसार एक विभिन्न अंग कहा गया है, यानी आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। तो ननी पालकीवाला के अनुसार क्या कहा गया है? आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी या फिर परिचय पत्र। क्या कहा गया है? परिचय पत्र। और गजेंद्र गटकर के अनुसार क्या कहा गया है? कि संविधान, संविधान सभा के दिमाग की कुंजी, ठीक है, संविधान सभा के दिमाग की कुंजी। तो ये आपको याद रखना है, जो कई बार पूछा गया है। सबसे पहला कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है उसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो आंसर होगा के एम मुंशी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रस्तावना को संविधान सभा के दिमाग की कुंजी, समझने की कुंजी कहा गया है, या आइडियोलॉजी कहा है? तो आंसर क्या होगा? गजेंद्र गटकर। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने परिचय पत्र कहा है? तो आंसर क्या होगा? ननी पालकीवाला। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने संविधान की आत्मा कहा है? तो उत्तर क्या होगा? ठाकुरदास भार्गव। ठीक, अब याद रखना इस बात को कि आर्टिकल 32 को, इस बात को याद रखना कि संविधान की आत्मा कौन है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए संविधान की आत्मा क्या है? तो आंसर आत्मा क्या है? पहला मान लो हो जाएगा आर्टिकल 32, दूसरा ऑप्शन मान लो दे देगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तीसरा ऑप्शन मान लो दे देगा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, और चौथा दे देगा आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा क्या है, तो अभी प्रियम्बल नहीं होगा, अभी होगा आर्टिकल 32। लेकिन याद रखना
कि अंबेडकर जी के अनुसार आर्टिकल 32 होगा, ना कि हम ऑब्सोल्यूट में आर्टिकल 32 कह देंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रियम्बल नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे केवल पूछता है, अंबेडकर सब का नाम नहीं लेगा, सिर्फ ऐसे पूछेगा कि संविधान की आत्मा कौन है, तो अब आंसर आपको क्या देना है, प्रियम्बल। ये बात याद रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो संविधान की आत्मा कौन है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। लेकिन अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो आर्टिकल 32 है। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रियम्बल। प्रस्तावना यहाँ तक खत्म हो जाता है। प्रस्तावना में जितनी बातें बताया जाना चाहिए था वो सब आपको बताया जा चुका है। एक बार आप पहले कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट दिखाइए इन लोग का। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रस्तावना, आपका कोई सवाल या प्रस्तावना से संबंधित कोई भी बात जो आपको ना समझ में आई हो वो पूछ लीजिए। प्रस्तावना आपका पैक हो चुका है। प्रियम्बल हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया। अब मैं इसमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से बोलूंगा, आपसे वो करवाऊंगा और आप मुझे उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे मैसेज दिखाइए, मैसेज दिखाइए एक बार। टेक्निकल टीम एक बार मैसेज दिखाइए। हिमांशी सिंह 42वां संविधान 19 की तरह केशवानंद भारती वर्सेस केरल। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। नो समझ आ गया। प्रस्तावना वाद योग्य प्रवर्तनी वाली लाइन फिर से समझा दीजिए, समझा देते हैं। आ गया सर। आर्टिकल 30 का क्या बताए हैं सर। भीमराव अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन है संविधान का अंग, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बारे में ये बताए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का अंग जो है वो आर्टिकल 32 है। क्या क्वेश्चन है ये, केशवानंद भारती केस के बाद कौन सा बताए, दिख नहीं रहा है। बेरूबारी केस 1980। ओ, मिनरवा मिल्स, सॉरी मिनरवा मिल्स केस 1980। उसके बाद क्या लिखा है, नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है, पता नहीं क्या है ये सर। अंबेडकर का क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पता नहीं क्या पूछ रहा है आप लोग। नो डाउट। क्या है क्वेश्चन सर, प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है। प्रेजेंट में बिल्कुल किया जा सकता है। प्रस्तावना में कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वही तो मैंने बताया, क्योंकि वो केशवानंद भारती केस के बाद अंग हो चुका है संविधान का, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस के बाद कौन सा, मिनरवा मिल्स 1980। कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा है अब। 1928 में नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है क्या सर, क्या नेहरू रिपोर्ट से लिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं। ये तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। हाँ वो सही कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, रेलेवेंट नहीं है, हटाइए आगे। प्रियम्बल नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव से, यहाँ से कुछ नहीं लिया गया। और कोई क्वेश्चन, एक बार ऊपर करिए, एक बार इनका क्वेश्चन ऊपर करिए। और किसी का क्वेश्चन एक बार रुकिए यहीं पर। यही क्वेश्चन बार बार ये लोग पूछ रहा है। और नीचे नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। आर्टिकल 32 प्रस्तावना वाद योग्य है नहीं, हाँ एकदम नीचे करिए, एकदम नीचे। बस यही क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन पूछिए सर, हाँ ठीक है। प्रियम्बल फ्रॉम यूएसए। अच्छा, बताने के लिए धन्यवाद, हमको तो पता ही नहीं था, कल ही बता दिए भैया। ठीक है, अब कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा है, तभी हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हम कराते हैं और आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक। तो आपको करना क्या है, मैंने कहा था कि आपको एक प्रीवियस ईयर खरीद लेना है और उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आपको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन आपको पूछना होगा वो आप पूछेंगे। तो कोई यहाँ क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। अब मैं एक काम करूंगा कि यहाँ से हम क्वेश्चन एक एक ठो पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, और आपको उसका क्या देना होगा,
आंसर देना होगा। आपके नोट्स में ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, अदरवाइज आप इसकी नोट्स खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सब आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए। यूपी पीसीएस मेंस 2009 और यूपी लोअर सब में 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका पहला क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करूंगा, उसका आंसर आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम उसको समझेंगे सही से। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/2050 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। मतलब कह रहा है कि आप हमको ये बताइए कि 26/1/1950 को सही वस्तु स्थिति क्या थी। मतलब क्या था, जो प्रस्तावना में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था, वस्तु स्थिति क्या थी, बिल्कुल क्या था उस समय। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? तो आंसर है यूपी पीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है और यूपी लोअर सब प्री 2008 का क्वेश्चन है। तो यूपी पीसीएस और यूपी सब लोअर में पूछा हुआ है 2008 और 9 में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/2005 को 50 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। यानी संविधान की प्रस्तावना की सही वस्तु स्थिति बताना है। तो पहला जो इसका है वो है लोकतंत्र गणतंत्र, पहला ये दिया हुआ है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है वो सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका लोकतंत्र गणतंत्र। दूसरा जो आपका दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा लिया हुआ है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। जो आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, इतना ही दिया हुआ है, गणराज्य नहीं दिया हुआ है। तो आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है। जो पहला ऑप्शन है वो है आपका लोकतंत्र, जो सही स्थिति थी वो क्या थी, तो पहला दिया हुआ आपका लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। दूसरा दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा आपका दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपको सही क्रम बताना है। ठीक, कमेंट खोल दीजिए क्या उत्तर बता रहे हैं ये लोग। सी, बी, बी सी, बी सी पर बहुत लोग बता रहा है, सब इनको सब सही लग रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा लोग बी बताया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी लोग बी बताया है लगभग 90% लोग बी बताया है, सही बताया उन्होंने। देखो, लोकतंत्र गणतंत्र तो था ही नहीं। आप ये समझिए कि आपने अभी अभी समझा कि 1976 में चार शब्द जोड़े गए। पहला शब्द क्या था? पहला शब्द आपका जो जोड़ा गया वो क्या था? समाजवादी। ठीक, दूसरा जो जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया आपका? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, आप समझ लो इसको, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह दो। इंग्लिश में सेकुलरिज्म जोड़ा गया, निरपेक्ष। ठीक, जो तीसरा शब्द जोड़ा गया वो क्या था? अखंडता। और जो चौथा शब्द जोड़ा गया वो क्या था? और। तो इन चारों में ये जो चार शब्द थे ये 1950 में तो थे ही नहीं। तो आंसर है कि जिस जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो तो गलत हो गया। तो सी तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता। सी किसी कीमत पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या उस समय संविधान के प्रस्तावना में था? नहीं था। और अगर उस समय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था तो ये क्या हो गया? गलत। उसके बाद आप देखिए इसका डी ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या कह रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो था, लोकतंत्रात्मक भी था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं था। और ये कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष था।
इसका मतलब है डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन या तो ए सही हो जाएगा या तो बी सही हो जाएगा। ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो क्रम था वो लोकतंत्र गणतंत्र नहीं था। लोकतंत्र गणतंत्र है तो, लेकिन ये इसका सही क्रम नहीं है। सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी 1950 में जो इसकी सही वस्तु स्थिति थी वो क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इतना आसान क्वेश्चन ये लोग पूछ लिया था यूपीपीसीएस में, और तुम लोग कहता है कि यूपीपीसीएस का एग्जाम कठिन होता है। देखो, तो ये क्या था कि लोकतंत्र गणतंत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सही वस्तुक्रम है ही नहीं। इसका जो सही वस्तुक्रम है वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। अब आपको ये बताना है, ये तो 1950 की बात पूछ रहा है, आपको यहाँ पर कमेंट करके ये बताना है कि आज की सही वस्तुनिष्ठ क्या है, मतलब वस्तु स्थिति आज की सही क्या है, आज जो प्रस्तावना में लिखा गया है उसका सही क्रम क्या है। ओपन करिए कमेंट, कमेंट ओपन करिए। आज जो सही क्रम है वो सही क्रम क्या है? ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया, आंसर इसका बी सही हो गया। आज जो है उसका सही क्रम क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको, ऑप्शन नहीं, बी सी मत, बी सी मत बताओ, यहाँ पे लिख करके बताना है उसका सही क्रम क्या है, बी सी नहीं बताना है। 1950 में सही क्रम क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन आज उसका सही क्रम क्या है? आज भारत की प्रस्तावना का सही क्रम क्या है? उसमें सही क्रम में क्या लिखा हुआ है? कोई लिख नहीं रहा है, सब लोग सी दिखा दे रहा है। सही क्रम लिखिए, सी मानना नहीं होगा आपका, क्रम सही लिखना है आपको। आ रहा है खुशबू श्रीवास्तव, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, खुशबू गलत लिखी है, लोकतंत्रात्मक नहीं लिखा है आपने, गलत है। श्रुति शर्मा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हाँ ये सही लिखी है श्रुति मिश्रा। समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता, और ये जोड़ा के गलत। सॉवरन सोशलिज्म, सोशलिस्ट, सोशलिज्म नहीं, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ सही है। शिवांगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, सब लोग सही बता रहा है। तो आज उसकी सही वस्तुनिष्ठ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, अदरवाइज आप बोर्ड से नोट कर लिए होंगे अभी तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो कब पूछा गया है? तो आंसर है कि वो आईएएस प्री 2017 में पूछा गया है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यानी उनका जो मत है, भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है, इनमें से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ठीक, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा ये, बिंब, प्रतिबिंबित होता है, ठीक है ना, प्रतिबिंबित होता है। हिंदी का देख लेना, मात्रा का बहुत चक्कर रहता है। तो आईएएस यूपीएससी प्री में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें से प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मूल अधिकार। ठीक। ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो बी लिखा हुआ है आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। और ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका उद्देशिका यानी प्रियम्बल। ठीक। अब आपका फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? आईएएस यूपीएससी 2017 ने क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा मत है जो संविधान सभा के मत को प्रतिबिंबित करता है? ऐसा इनमें से कौन है जो भारत के संविधान निर्माताओं के मत में को प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर बताना है। ठीक है, बताइए। डी, डी प्रियम्बल, उद्देशिका, डी प्रियम्बल, प्रियम्बल, डी उद्देशिका, प्रियम्बल, लगभग सभी लोग सही दिया है। ठीक है। अब 2017 यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है इनमें से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? प्रियम्बल। अब आपको करना यही है कि इसको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, उसमें लिख लेना है ये बात
कि संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो उत्तर क्या होगा, प्रियम्बल में होता है, यानी प्रस्तावना में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका RAS यानी राजस्थान का एक परीक्षा होती है, जिसको जैसे UPPCS होता है आपका, वैसे राजस्थान में RAS होता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, और क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने और किस सन में पूछा? प्रीलिम्स 2003 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। मतलब जो संविधान में, अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि RAS में पूछा, ठीक है ना, आपको पता होगा ये एक ऐसा एग्जाम है जो स्टेट कराता है, और इन्होंने प्रीलिम्स में पूछा था, कौन सा ईयर में पूछा था, 2003 में पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में किस नाम से हमारे देश को जाना जाता है, जाना गया, देश को जाना गया। ठीक, अब ये कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रस्तावना में लिखा है, ठीक है ना। और पहला आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन दिया हुआ है भारत, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंडिया। अब मैं एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, हो सकता है आप जो आपके पास हो उसमें ऑप्शन कुछ और हो, ठीक है ना। तीसरा जो है आपका भारत तथा इंडिया, तीसरा ऑप्शन है आपका भारत तथा इंडिया। चौथा ऑप्शन है आपका भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ठीक, इंडिया। ठीक, अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। संविधान में किस नाम से हमारे देश को जाना गया? पहला ऑप्शन है आपका भारत, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, चौथा ऑप्शन है भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया। अभी आपको आंसर बताना है। तो सी 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 बी, कुछ लोग बी बता दे रहा है, कुछ लोग डी बता रहा है, कुछ लोग सी बता रहा है, भारत, दैट इज इंडिया। हाँ, गुड। पूनम तिवारी, इतना सही से बताने के बाद भी तुम लोग भारत बता रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रियम्बल आपने सही से पढ़ा ही नहीं। एक बार प्रियम्बल को जाकर के पढ़ तो लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। यानी आपके देश को दो ही नामों से जाना जाता है संविधान के अकॉर्डिंग, और कोई किसी नाम से नहीं जाना जाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने से कुछ नहीं होगा, संविधान में लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो पॉलिटिकल इशू है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा। बस ऐसे समझ लो कि आपका कोई भी इंसान हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलने से प्रोहिबिटेड नहीं हो सकता है, रोका नहीं जा सकता उसको कि तुम बोलो ही क्यों, है ही नहीं, नाम ही नहीं है। यानी आपके संविधान में जो नाम आपके देश का दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, भारत तथा इंडिया। सिर्फ भारत नहीं दिया हुआ है। अब सर इसमें ए भी तो सही है, बी भी तो सही है, इस नाम से भी दिया गया है, नहीं। ये बात याद रखना कि जो आपका जितना भी PCS का या IAS का क्वेश्चन होता है, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर हमको टिक मारना होता है कि सबसे ज्यादा सही आंसर क्या है। अगर यहाँ पर ऑप्शन, अगर ये सी नहीं होता, अगर यहाँ पर होता इनमें से दोनों, तो उत्तर यही सही हो जाता। लेकिन ऑप्शन सी इसमें है, और उसने बात को बताया हुआ है कि कौन सा नाम था, तो भारत तथा इंडिया, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। ठीक, ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में प्रीलिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में दिया गया हुआ है? UPPCS 2018 ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब UPPCS 2018 ने क्वेश्चन पूछा, वो क्या क्वेश्चन पूछा कि आपको ये बताना है कि भारत में कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की समानता, कितने प्रकार का, यहाँ पे कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का क्रम बताइए। यानी UPPCS आपका 2018 में उसने क्वेश्चन पूछा, और वो क्या क्वेश्चन पूछा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, UPPCS 2018 प्री का क्वेश्चन उसने पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि प्रियम्बल में आप हमको सिर्फ इतना बताइए, उसमें कितने प्रकार के न्याय पाए जाते हैं, मतलब क्रम बताना है, तो आपको कितने प्रकार के न्याय पाए जाते हैं उसमें, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक, और उसमें कितनी प्रकार की समानता की बात की गई है। ये चार चीज पूछा हुआ है, ठीक। क्या पूछा हुआ है कि कितने प्रकार के न्याय पाए जाते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और कितने प्रकार की समानता है, आपको ये बताना है, ठीक। और ये आपको कल ही पढ़ाया गया था, अभी मैं कल ही बताया हूँ कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और कितने प्रकार की समानता है, ठीक है ना।
तो आप बताइए पहले एक बार आप मुझे बताएंगे कि कितने प्रकार के न्याय और स्वतंत्रता और समानता है, इसका आप क्रम बताएंगे मुझे। तो 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 समानता। गुड। 4 5 2 गलत, 3 4 3 5 2 गलत। इतना कल तुम लोग को पढ़ाया एकदम से वही नहीं बता पा रहा है। तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय। जो पहला प्रकार का न्याय आपने समझा था वो कौन सा न्याय था? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यही तो था। तो सामाजिक न्याय, ठीक है ना। और कौन सा न्याय था? आर्थिक न्याय। और कौन सा न्याय था? राजनीतिक न्याय। यानी भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय पाया जाता है? 3 प्रकार का न्याय पाया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता पाई जाती है। कौन कौन सा? तो पहला आपका पाया जाता है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा क्या है? उपासना। और कितने प्रकार की समानता पाई जाती है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। यानी स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, ठीक है, की समानता। और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता। तो अवसर की समानता ये 2 पाया जाता है आपके भारत के संविधान के प्रस्तावना में। यानी भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय पाया जाता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का स्वतंत्रता पाई जाती है? 5 प्रकार की। और कितने प्रकार की समानता पाई जाती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? द इक्वलिटी इन स्टेटस एंड इक्वलिटी इन व्हाट? अपॉर्चुनिटी। मतलब प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, ओके। अभी एक काम तुम्हें करना है। वो काम क्या करना है कि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन लिखाया जा रहा है, जितना भी तुम्हारा गलत हो रहा है, उसको अपनी कॉपी में करते जाना है। एक बात को हमेशा याद रखना है कि रिस्क लेना रिस्क फैक्टर होता है। अब जो रिस्क फैक्टर ले पाया वही कुछ कर पाता है लाइफ में। अब जेन्युइन बात है कि कितना तुम बड़ा रिस्क ले सकते हो उतना ही बड़ा तुम कुछ कर पाओगे। अगर तुम्हारा हैंडल करने का पावर, ये जो मेंटल पावर है, ये बहुत स्ट्रांग है तो तुम आईएएस के लिए सोचोगे। और अगर ये मेंटल पावर कमजोर है तो तुम प्यून के लिए सोचो, क्लर्क के लिए सोचो, जो भी सोचना है। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। उस बात पर निर्भर करता है कि ये तुम्हारा कितने लोगों को हैंडल कर सकता है। 2 4 10 लोग को हैंडल कर सकता है, कुछ भी सोचो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सोचना तो ऊंचा ही चाहिए, काम भी वैसा ही करना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास जरूर होना चाहिए। उससे एग्जैक्टली ये पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 यूपी पीसीएस में, क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं छोटा मोटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है जैसे एसएससी ओएसएससी वो मैं करा नहीं रहा हूँ, वो आप खुद ही कर लेना, ठीक है ना, उसमें कुछ होता ही नहीं है। अगला पूछा गया है आपका बिहार पीसीएस में पूछा गया है 1995 में, बहुत पुराना है, छोड़ते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन रिसेंट का ही मैं करा रहा हूँ, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है। अब आपको एक बताना है कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है बिहार पीसीएस में, 2016 ने बिहार पीसीएस ने पूछा है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2012 से लेकर के 2020 तक में आया हुआ है, उसके पहले का मैं नहीं करा रहा हूँ। तो आपका इसने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि समाजवादी जो शब्द है वो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। ठीक। और ये पूछा हुआ है बिहार पीसीएस प्री ने 2016 में। और पहला ऑप्शन दिया 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यानी भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो पहला 42वां संविधान संशोधन में। दूसरा ये बता रहा है कौन सा सन, तो 42वां संविधान संशोधन 1973। दूसरा ये कह रहा है 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक। उसके बाद ये कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 48वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन 1976। ठीक। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताना है कि भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, बताइए। 42वां संविधान संशोधन 1976, लगभग लोग आंसर दे रहा है बी। 1976, बी 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 बी
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके, तो लगभग लोग का आंसर सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। और कब पूछा गया था? तो 2016 में पूछा गया था ये, कि विधान में जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ठीक है ना। अब आपको अगला जो क्वेश्चन है, जो रिसेंट में पूछा गया है, वो कौन सा क्वेश्चन है? ये बताना है कि आपको ये बताना है कि 26 नवंबर 1949 को, अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीसीएस 2009 ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ध्यान से सुनो। ये पूछा हुआ है कि बताइए आप 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सा शब्द संविधान में नहीं था, ठीक। तो पहला शब्द ये है समाजवादी। आपको ये बताना है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द नहीं था। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। कौन कौन सा शब्द नहीं था? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, अखंडता, और चौथा है आपका गणराज्य, ठीक। कौन कौन सा शब्द नहीं था? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बोल रहा है वो बोल रहा है 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी आपका बोल रहा है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी आपका बोल रहा है 2, 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बार फिर से देख लो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में 1976 में, 1949 में, 26 नवंबर 1949 में कौन सा शब्द नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। अब कौन कौन सा नहीं था? तो ए कह रहा है पहला दूसरा चौथा नहीं था, बी कह रहा है चौथा दूसरा पहला नहीं था, ठीक है ना, सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा नहीं था, और डी कह रहा है दूसरा और तीसरा नहीं था। क्या आंसर होगा? सी, 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 सी। सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अच्छा, सी, सी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सी, सी। ठीक है, सी। लगभग सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द है, ये 3 शब्द नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया वो ईयर क्या था? तो आंसर है कि वो ईयर था 1976। यानी 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया? अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दीज 3 वर्ड्स एडेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आई होप दिस वन इज डन। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार अपना क्वेश्चन पहले आप टाइप कर दीजिए। इसमें बाकी सारा क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर लेंगे, ठीक है ना। भारत में कौन से प्रकार की न्याय नहीं पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रस्तावना में कौन से प्रकार का न्याय नहीं पाया जाता है? उसका पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक न्याय। भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत, क्वेश्चन ये है, भारत के प्रस्तावना के अंतर्गत कौन सा न्याय नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा ऑप्शन है आपका आर्थिक न्याय, ठीक, आर्थिक न्याय, तीसरा ऑप्शन है आपका धार्मिक न्याय, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको ये आंसर बताना है कि भारत के प्रियम्बल में कौन से प्रकार का न्याय नहीं पाया जाता है। तो धार्मिक, धार्मिक, सी ऑप्शन, सी धार्मिक, 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 ठीक है। लगभग सभी का आंसर है धार्मिक, धार्मिक, सी, 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 धार्मिक न्याय।
सी धार्मिक, रिलीजियस जस्टिस। ओके, आई होप सो दिस वन इज डन, ठीक है ना। तो प्रियम्बल खत्म हुआ हमारा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट पर हम चलते हैं, यानी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, मौलिक अधिकार, ठीक। तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो क्या है, मौलिक अधिकार। मैं 1 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है प्रियम्बल से रिलेटेड तो आप इसमें पूछ लीजिए, आप इसमें पूछ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए और पूछिए और रहने दीजिए। अब आप क्या को करना क्या है कि सारा प्रैक्टिस खुद करना है। मैंने कुछ प्रैक्टिस आपको करा दिया जो पीसीएसआईएस में क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि उसमें भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहाँ से लिखना और तुमको समझाना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको भेज दूंगा स्लाइड में, तो वो हो जाएगा। या फिर अब की जब क्लास लेंगे हम, तो जब भी क्वेश्चन कराया जाएगा तो वो कोशिश किया जाएगा व्हाइट बोर्ड पे ना लिया जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में और बोलने में कन्वीनियंट नहीं होता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ की गई है। बहुत बढ़िया मधु सिंह, ठीक है। मधु सिंह अपना बैच बताइए, कौन से बैच में पढ़ती हैं आप, एक बार अपना बैच बताइए। नो डाउट विष्णु कुमार, जूनियर सुपर टेट, अच्छा बहुत बढ़िया। मुझे लगा आप यूपीएससी में हैं। देखिए, इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, हालांकि ये किसी एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपने पूछा तो। अभी अभी मत क्वेश्चन पूछिए, अभी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, पहले एक लोग का क्वेश्चन बताने दीजिए। तो सबसे पहले कि इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि सोशलिज्म बियॉन्ड टू थिंग्स, सोशलिज्म जो है वो दो थिंग्स के बियॉन्ड है, या इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग। द फर्स्ट इज व्हाट, कि इक्वलिटी, यानी वो इक्वलिटी की मांग करता है, यानी समानता की मांग करता है। और दो सेकंड इज व्हाट, सोशलाइजेशन, ठीक है ना, सोशलाइजेशन। ये दूसरा सोशलाइजेशन की मांग करता है, यानी समाजीकरण का मांग करता है। सोशलाइजेशन की जो मांग करते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं, यानी जो कम्युनिस्ट होते हैं वो मांग करते हैं सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की मांग करते हैं। और जो भी फोबियन होते हैं, फेबियन होते हैं, वो मांग करते हैं किसकी, तो आंसर है कि इक्वलिटी या समानता की मांग करते हैं। क्या भारत में समानता है, नहीं। अब ये सर क्या बता रहे हैं, सच यही है कि भारत में जो समानता है वो पूर्ण समानता नहीं है, टोटल इक्वलिटी है ही नहीं भारत में। जो समानता है यहाँ पे वो रैशनल इक्वलिटी है, हम उसको पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, लेकिन इतना एलोबरेट करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बैच यूपीएससी मेंस का है ही नहीं, तो इसमें यूपीएससी मेंस का कुछ भी नहीं समझाया जाएगा। बाकी आप ऐसे समझ लो कि इंडिया का जो इक्वलिटी है, समानता है, वो टोटल इक्वलिटी नहीं है, वो रैशनल इक्वलिटी है। और धीरे धीरे, ध्यान से सुनना है, धीरे धीरे ये लोग ऐसा सोचता है कि धीरे धीरे यहाँ समानता आ जाएगी। समानता आने का दो मतलब था, पहला मतलब ये था कि सबसे पहले कि जितना भी अमीर वर्ग का लोग है उनको मार दिया जाए, उन क्रांति करके समानता ला दें। और दूसरा मतलब ये था कि हम इवोल्यूटरी मेथड से, डेमोक्रेटिक मेथड से धीरे धीरे समानता लाने की कोशिश करें। तो इंडिया ने इसी को अडॉप्ट किया हुआ है। तो भारत जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। अब वेलफेयर स्टेट में कुछ लोग यहाँ आक्रोश में आ जाएगा, जो भी बीजेपी का सपोर्टर होगा या फिर कांग्रेस का सपोर्टर होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो सोशलिस्ट है। वेलफेयर का मतलब ये होता है कि जैसे अमीर लोग के लिए देश चल रहा है, यानी लिबरल कंट्री है, कोई भी लिबरल जो कंट्री है, लिबरलिज्म जो है, लिबरल कंट्री है, वहां उन्हीं के लिए देश चल रहा है। लेकिन जो भी गरीब लोग हैं वो कहीं आक्रोश में आकर के क्रांति ना कर दे, इसलिए उनको थोड़ा बहुत देते रहते हैं कभी कभी, उनके लिए हम समाज कल्याण का काम करते हैं, और उसी को हम कहते हैं वेलफेयर। जैसे कि क्या हो गया, वेलफेयर का एक एग्जांपल क्या हो गया, तो एक एग्जांपल हो गया आपका मनरेगा, ठीक है ना। तो आपका मनरेगा क्या है, एक वेलफेयर का स्कीम है। या फिर उज्ज्वला योजना, अब ये सब क्या है कि असल में इंडिया लिबरल कंट्री, न्यू लिबरल कंट्री ही है, ठीक है ना, पूंजीवाद देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। और कैपिटलिस्ट कंट्री में कभी भी सोशलिज्म फॉलो ही नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों एक साथ में सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो क्या हम कह दें कि इंडिया पूर्ण रूपेण सोशलिस्ट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो सोशलिस्ट हो रहा है, लेकिन कब होगा पता ही नहीं। तो इंडिया एक लिबरल कंट्री है, मतलब ये एक लिबरल कंट्री है, तो ये वेलफेयर स्टेट है, ये एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। तो भारत एक समाजवादी देश नहीं है, ये एक वेलफेयर कंट्री है। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ देते रहना, मतलब ऐसा कुछ काम कर देना जिससे गरीब लोग यहाँ पर, या फिर जो मजदूर क्लास लोग है, किसान लोग है, वो अनशन पर ना उतर आए।
अभी की जो सरकार है वो तो ये भी नहीं देखती कि अनशन पर उतर रहे हो नहीं उतर रहे हो, उतरते रहो, ट्रेंड करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंडिया क्या है, एक क्या है, वेलफेयर स्टेट है, एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। मुझे लगता है आपका आंसर मिल गया होगा। और क्या क्वेश्चन है? आर्टिकल 38। हाँ गुड, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है, सही कह रही हैं आप। राहुल पाल, धर्म गति कैसे, क्या, धर्म जाति कैसे खत्म करें? अच्छा, अभी सिलेबस कर लो, फिर खत्म कर लेंगे। अभी आईएएस वाईएएस बन जाओ तो कुछ कम कर लोगे, एक जिला में कम कर लोगे। अभी सोचना कोई मतलब नहीं है। देखो, मतलब लेक्चर से कुछ होता नहीं है, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक सीधी सी बात है कि आपकी कोई बात तभी मानेगा जब आपके अंदर कुछ होगा, और आपके आपके पास जब तक पावर नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं मानेगा। घर परिवार में तुम्हारी कोई बात मान लेगा, हो सकता है दो चार दोस्त तुम्हारी बात मान लें, लेकिन अगर सबको सुनाना है तो बड़े धमाके की जरूरत होती है। तो आईएएस निकालो, धर्म वर्म खत्म कर देंगे, मतलब जाति प्रथा बंद कर देंगे धीरे धीरे। और क्या है सर, नीति निदेशक में भी वेलफेयर स्टेट की बात की गई? हाँ बिल्कुल की गई है। तो अगर आएगा तो क्या लगाएंगे? आएगा तो हम प्रस्तावना ही लगाएंगे। अगर ये कहेगा कि इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है, ये कौन बताता है, तो प्रस्तावना बताता है, ठीक, डीपीएसपी नहीं लगाएंगे हम। बात की गई है वो बात सही है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर वेलफेयर स्टेट अगर आएगा तो प्रियम्बल लगाएंगे। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, ऊपर करिए थोड़ा, देखें कोई क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम थोड़ा सा ऊपर करिए, स्लाइड ऊपर करिए, देखें कोई क्वेश्चन है क्या, ये ऊपर होगा स्लाइड, करिए एक बार। एफ आर पे आइए सर, हाँ बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कोई। ये बता दिए हम, यूपीएससी एंड जूनियर, अच्छा मधु सिंह दोनों की तैयारी करती हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। इसे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपका? सर आगे पढ़ाएं, सब लोग यही कह रहा है, अब आगे पढ़ाइए, क्वेश्चन नहीं है आपका। एफ आर फंडामेंटल राइट पे आइए, ठीक है। तो यू हैव नो क्वेश्चन। भारत कब बना? अच्छा ठीक, भारत कब बना, ये प्रियम्बल है भैया, ज्योग्राफी नहीं है। चल, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल। प्रियम्बल हम लोग खत्म कर लिए। अब आपका काम क्या है कि जितना भी कुछ पढ़ाया गया है उसको आप बार बार रिवाइज करिए, और कोई भी आप घटना चक्र या क्रॉनिकल या फिर विजन का या किसी भी का आप उठा लेंगे, और यूपीएससी पीसीएस या फिर जिस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और क्या क्वेश्चन है? भारतीय संघवाद को सहकारी, अच्छा ठीक। देखो तुम लोग मेरा टेस्ट नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है, जितना पॉलिटी आता होगा उतना मैं भूल जाता हूँ। ना टेस्ट नहीं लो, थोड़ा सा ट्रस्ट रखना सीखो, ठीक है, ट्रस्ट नहीं रखोगे तो नहीं सीख पाओगे। ऐसा टेस्ट थोड़ी, इतना तुम लोग पूछ रहा है, मुझे समझ में आता है ये बात कि आप आउट है, अब ये तुमको नहीं पता होगा, ये तो तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो टेस्ट नहीं लीजिए। ठीक है, वैसे पॉलिटी में कुछ है नहीं। देखो, तो अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। अब हम शुरू करते हैं, अभी टेस्ट लेना बंद कर दीजिए आप, ठीक है ना। अभी केवल अभी ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। अभी जितना भी डाउट है वो बता दिए हैं बस, अब मैसेज बंद। तुम लोग लिखना कभी नहीं बंद करते हो, लगातार मैसेज तुम लोग का आता रहता है, एक भी मिनट बंद नहीं करते हो। अब लिखते रहोगे तो पता नहीं क्या सीख पाओगे। तो आपका जो अगला चैप्टर है यानी चैप्टर 2, जो फंडामेंटल राइट है, और बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। सब पहले इसका जो फैक्चुअल डेटा है हम वो बाद में समझेंगे, इसका एक एक आर्टिकल हमको सही से समझना है। तो सबसे पहले ये कहाँ दिया गया है? अब बहुत सारी बुक में प्रियम्बल के बाद, या लक्ष्मीकांत अगर तुम पढ़ोगे, या फिर बासु पढ़ोगे, या फिर सुभाष कश्यप पढ़ोगे, तो तुमको अब इसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मिलता है, जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, उसको बाद में पढ़ाएंगे फंडामेंटल ड्यूटी के बाद। तो फंडामेंटल राइट यानी आपका मौलिक अधिकार, ठीक है ना। अब ये जो मौलिक अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार जो है वो कहां से कहां तक पाया जाता है? तो आंसर ये है कि वो पार्ट 3, और पार्ट 3 के कौन से आर्टिकल में पाया जाता है? तो आंसर है कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक में पाया जाता है, ठीक। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट 3 में
पाया जाता है। और पार्ट 3 में कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। अब तुम लोग क्यों लिख रहा है 12 से 35 तक, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों लिख रहे हो? उससे उससे क्या प्रूफ हो जाएगा ये बताओ। पता नहीं क्या प्रूफ। बंद कर दीजिए, कमेंट बंद कर दीजिए, हटाइए, कमेंट हटाइए। ठीक है, हाँ हटा दीजिए। हम कहेंगे तभी आप ऑन करिएगा। हटाइए, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग। तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक में पाया जाता है। सबसे पहले, व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट? ठीक, फंडामेंटल राइट क्या है, या फिर मौलिक अधिकार क्या है? तो आंसर ये है कि मौलिक अधिकार जो है, ठीक, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो इवोल्यूटरी मेथड से, इवोल्यूशन से हुआ, और हम लोग ये समझते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ होता है, या अधिकार क्या होता है? तो अधिकार कुछ भी नहीं है, अपना एक मौलिक रूप से जो अधिकार है उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। अब अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और हम फंडामेंटल राइट को समझेंगे नहीं कि कैसे मौलिक अधिकार आया, उसके पहले कौन सा अधिकार है, कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। बहुत वास्ट हो जाएगा, तो उतना ही समझना जितना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो हम एक सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 12 पर, कि आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। एक बार फिर से समझ लो, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पार्ट 3 में पाया जाता है। अब इसको हम क्या क्या, इस पे जो मुद्दे हैं कि हम फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है, ये सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, फैक्ट इसका लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले आर्टिकल 12 से 35 तक समझेंगे कि क्या है आर्टिकल 12, और आर्टिकल 35 तक क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, पहले वो समझेंगे। उसको समझने के बाद इसके हम सारे फैक्ट को देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से संबंधित सारे फैक्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन से ईयर में क्या क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये समझना है कि हर एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या बताया गया है। तो जो आपका पहला आर्टिकल है, दैट इज व्हाट, आर्टिकल 12। ठीक, अब इस आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, या आर्टिकल 12 किस बारे में बात करता है? तो सबसे पहले ऐसे समझ लो कि मौलिक अधिकार एक वो अधिकार हैं जो राज्य प्रदान करता है, और किसको प्रदान करता है? तो इंसानों को, नागरिकों को प्रदान करता है। तो सबसे पहले ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि असल में अगर इसको प्रदान करता है तो कौन प्रदान करेगा, यानी हु इज स्टेट, स्टेट होगा कौन, यानी कौन है राज्य। ऐसे देखो कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान के नैतिक विकास और उसके भौतिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी मनुष्य या किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार जो हैं वो नैतिक विकास और भौतिक विकास के लिए जरूरी होता है। व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज मेटेरियलिक डेवलपमेंट? क्या होता है ये मोरल डेवलपमेंट और मैटरनल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? तो तुम ऐसे समझ लो कि भौतिक विकास का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास घर नहीं है तो हमको घर प्रोवाइड कर दिया जाए, हमारे पास कोई भी सड़क की सुविधा नहीं है तो सड़क प्रोवाइड कर दिया जाए। अब ये 12 में नहीं बताया गया है, आर्टिकल आर्टिकल 12 में ये कुछ नहीं बताया गया है, फंडामेंटल राइट क्या है वो समझाया जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट जो है यानी मौलिक अधिकार दो बातों की बात करता है, पहला भौतिक विकास और दूसरा मानसिक विकास या फिर एथिकल डेवलपमेंट। तो पहला जो आपका भौतिक विकास है वो क्या है? भौतिक विकास, किसी के पास घर नहीं है तो उसको घर उपलब्ध करा देना, किसी के पास गरीबी है तो उसको हम मिड डे मील की सुविधा दे देंगे, हम मनरेगा की सुविधा दे देंगे। ये सारा का सारा जो विकास है वो फिजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी भौतिक विकास कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार का क्या काम है? दो काम करना। पहला काम करना फिजिकल डेवलपमेंट करना, यानी भौतिक विकास करना, और जो दूसरा काम है किसी भी इंसान का मोरल डेवलपमेंट करना या उसका एथिकल डेवलपमेंट करना। अब एथिकल डेवलपमेंट करने का क्या मतलब है? उसका डेवलपमेंट करने का यह मतलब है कि जैसे कि हम हर इंसान को बिजनेस करने तो दे रहे हैं, लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है उसके साथ जाति, धर्म और रंग भेद इन सब के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे कि भारत का जो फंडामेंटल राइट है वो फिजिकल डेवलपमेंट तो करता है लेकिन वो मोरल डेवलपमेंट नहीं करता है। यहाँ पे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, इन सभी के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी अगर इनके आधार पर भेदभाव किया जाता है तो यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। ऐसे तुम समझ लो कि जैसे तुम क्लास 12th पास हो गए, अभी तुमने ग्रेजुएशन निकाल लिया, अभी तुम पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन निकाल लिए, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है कि भारत की सीमा क्या है, तुम्हें ये पता ही नहीं कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तुम लोग देखा होगा जितना भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है वो बहुत ज्यादा सुसाइड करता है, लेकिन जितना भी आर्ट्स बैकग्राउंड का होता है वो कम करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जितना भी ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट होता है वो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो वही है फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट ये दोनों विकास कराता है। पहला विकास आपका फिजिकल यानी भौतिक डेवलपमेंट कराता है,
दूसरा विकास आपका मानसिक, एथिकल, या फिर आपका तुम ऐसे समझ लो कि मोरल डेवलपमेंट कराता है। तो आपसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक के दो विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला विकास उसका भौतिक विकास, दूसरा विकास उसका नैतिक विकास। यानी दो विकास करने के लिए जो बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे अधिकारों को ही हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी उनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट इज दैट टाइप ऑफ राइट हु डेवलप फिजिकली एंड मोरली एज वेल एज बोथ। ओके, यानी दोनों टाइप का ये डेवलपमेंट कराता है। ठीक, अच्छा, अब ये दोनों टाइप का डेवलपमेंट कराएगा तो कुछ अधिकार देगा। किसको अधिकार देगा? तो सर जी अधिकार ये देगा कि नागरिकों को अधिकार देगा। कौन अधिकार देगा? तो उत्तर है राज्य अधिकार देगा। यानी कौन अधिकार देगा? आपको गवर्नमेंट अधिकार देगा, राज्य या स्टेट अधिकार देगा। यहाँ स्टेट का मतलब प्रांत से नहीं है, वो स्टेट अलग है। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उसका मतलब प्रांत से है, लेकिन यहाँ स्टेट का वो मतलब नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट का क्या मतलब है वो बताया गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है ना, यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में बताया गया है। क्या बताया गया है कि राज्य कैसे कैसे अधिकार देगा, किनको अधिकार देना है, नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार देना है, इस प्रकार का अधिकार देना है उनका नैतिक विकास हो सके, उनका भौतिक विकास हो सके। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यही उठती है ना कि आर्टिकल 12 में कौन देने वाला है अधिकार। तो कौन अधिकार देने वाला है? आंसर है स्टेट देने वाला है। किसको देने वाला है? सिटीजन को देने वाला है। तो सबसे पहले तो यही समझ में आता है कि अनुच्छेद 12 में लिखा क्या गया है। तो अनुच्छेद 12 में स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, यानी राज्य के बारे में लिखा हुआ है। क्यों लिख दिए भैया तुम? इसलिए लिख दिए क्योंकि अगर हमको ये पता ही नहीं है हमें कौन अधिकार देगा, तो कभी कोई भी आकर के अधिकार देने लगेगा और उसके हिसाब से वो सही होगा, लेकिन वो सही होता नहीं है। यानी ये बात का कंफर्म होना पक्का जरूरी है कि कौन है स्टेट, ये राज्य कौन है, और राज्य कौन कौन होगा राज्य, यानी राज्य किसको हम कहेंगे। तो आंसर है कि आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में इस बात को बताया ही गया है कि राज्य कौन होगा और राज्य के क्या क्या काम होंगे। ठीक, यानी किसको हम राज्य कहेंगे। तो इन्होंने 4 पॉइंट बताया। जो पहला पॉइंट बताया, तो इन्होंने बताया कि जो आपका केंद्र का कार्यपालिका है, यानी केंद्र की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और क्या है, व्यवस्थापिका, यानी कहने का मतलब है लेजिस्लेचर। तो स्टेट की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई है? आर्टिकल 12 में। क्यों दी गई? क्योंकि ये बात पता होना जरूरी है कि राज्य कौन है, तभी तो वो अधिकार देगा अपने नागरिकों को। पता ही नहीं है, कोई भी अधिकार देने चला आया, तो पहले ये बात पता होना चाहिए कि कौन है जो अधिकार देने वाला है, उसको हम कहेंगे राज्य। तो ये पता होना चाहिए कि राज्य कौन है। तो पहला पॉइंट ये है कि केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की व्यवस्थापिका, यानी द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव है और यूनियन का जो लेजिस्लेचर है वो होगा राज्य। यानी हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राज्य कह देंगे, यानी उनके जो पार्टी है उसको हम राज्य कह देंगे, कार्यपालिका और उनकी व्यवस्थापिका को राज्य कहेंगे, पार्लियामेंट को हम राज्य कह देंगे। जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सेंटर का, यानी किसी भी प्रांत का ना, किसी भी प्रांत की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को, लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोल देंगे? राज्य बोल देंगे। यानी राज्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा गया? 4 पॉइंट कहे गए। पहला पॉइंट कहा गया कि केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की व्यवस्थापिका ही क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। अब क्या है कार्यपालिका व्यवस्थापिका भी समझते हैं, चिंता नहीं करो। दूसरा ये है कि प्रांत की कार्यपालिका और प्रांत की व्यवस्थापिका भी क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कहने का क्या है कि जो आपका स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन का मतलब जो आपके पंचायती राज में आते हैं, स्थानीय जो शासन है जो, वो भी क्या कहलाएंगे? शासन ऐसे तो लिखा जाएगा सर, हाँ, जो स्थानीय शासन है वो भी क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। यानी राज्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने पहला पॉइंट कहा केंद्र की कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, दूसरा उन्होंने पॉइंट कहा प्रांत की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तीसरा उन्होंने कहा जो स्थानीय शासन है, मतलब जो सांसद हो गया, विधायक हो गया, इन सबको भी हम क्या कह देंगे? आपको हम क्या बोल देंगे? स्टेट बोल देंगे, या फिर उनको हम राज्य बोल देंगे। जो चौथा पॉइंट है वो है अन्य, ठीक, अदर्स। यानी इतनी 4 बातें बताई गई, किसमें बताई गई? आर्टिकल 12 में। यानी सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूं कि हमको क्या पढ़ना है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार? एक अधिकार है जो नैतिक और भौतिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है
कि कोई भी किसी का विकास नैतिक और भौतिक रूप से कैसे करेगा, और वो कौन करेगा, उसका नाम होगा राज्य, उसका नाम होगा स्टेट। यानी आर्टिकल 12 में ये बताना तो मस्ट है कि स्टेट कौन है। अगर तुम यही नहीं बताओगे तो वो अधिकार किसको देगा। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन है स्टेट और कौन है सिटीजन्स। यानी सबसे पहले स्टेट की 4 डेफिनेशन बताई गई। पहला क्या, केंद्र की कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, यानी यूनियन ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्या बताया गया, प्रांत, यानी स्टेट का जो होगा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। द थर्ड पॉइंट इज लोकल बॉडी, मींस टू से दैट स्थानीय शासन। और चौथा पॉइंट था अन्य। यहां तक देखो बात समझ में आया कि नहीं, एक बार पहले यहां तक बताइए, क्या ये बात समझ में आई है। मैसेज दिखाइए इन लोग का, क्या आर्टिकल 12 में यहां तक की बात समझ में आई। यस सर, ठीक है, बस हो गया, समझ गए। ठीक, कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ दिख जाएगा। ये बात समझ गए। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि अन्य वाला मामला क्या है सर। ये तो बात समझ में आ जाता है कि हाँ, केंद्र की कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, प्रांत की बात समझ में आ जाता है, स्थानीय शासन समझ में आ जाता है। लेकिन ये अन्य वाला जो मामला है, आप किसी भी किताब में पढ़ोगे, जो वन ईयर एग्जाम की किताब होती है, जो बिकती रहती है, ये सब लूसन टूसन जो लिखा रहता है, उसमें इतना लिखा हुआ है। लेकिन ये अन्य वाला जो मामला है, ये मामला समझ में नहीं आया, मतलब ये मामला क्लियरिफाई नहीं किया गया है। क्यों नहीं क्लियरिफाई किया गया, क्योंकि एग्जॉस्टिव लिस्ट हो जाता, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती राज्य की, इसलिए इन्होंने इतना ही 4 पॉइंट बता के छोड़ दिया। और इन्होंने कहा कि इतने बात से तुम समझ लो कि कौन सा है राज्य और कौन राज्य नहीं है। 4 पॉइंट में केंद्र तक कार्यपालिका और उसका विधायिका, प्रांत की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय शासन और अन्य। अभी अदर्स वाला जो मुद्दा है, ये कोर्ट में गया, कई बार ये कोर्ट में गया। जैसे अजय अजय हाशिया का मुद्दा है, ठीक है ना, माजिद हुसैन का मुद्दा है, ऐसे कई सारे जो मुद्दे हैं वो गए। और वहां पे ये बात तो तय हुआ कि हु इज अदर्स, यानी ऐसा अन्य में कौन आएगा जो राज्य होगा। और लास्ट का जो केस था, वो टेलीफोनी का केस था, जी टेलीफोनी का केस था, या फिर बीसीसीआई केस था। और वहां पर ये निर्णय जुडिशरी सुनाते हुए उसने कहा कि अनुच्छेद 12 में जो अन्य है, उसका मतलब ये है कि ऐसा वो हर कोई जो जिसका 3 आधार होगा, उसको हम अन्य मानेंगे, उसको हम राज्य मानेंगे। यानी राज्य किसको किसको मानेंगे, तो पहला 4 पॉइंट, वो 4 पॉइंट अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय शासन और अन्य। अब ये अन्य कौन है, तो बहुत सारे केस गए। हम कभी अगर यूपीएससी में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, उसमें मेंस में तो हम देखेंगे। अभी तुम ऐसे समझ लो कि ये सारे केसेस का फैसला सुनाते हुए जुडिशरी ने बीसीसीआई में एक बात बोला कि बीसीसीआई जो है वो एक स्टेट नहीं है, वो कौन से आधार पर कोई भी स्टेट होगा। तो अगर कोई फंक्शनली, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शनली मतलब कहने का मतलब है कार्यरत रूप से, मतलब कार्यकारी रूप से, ठीक है ना, कार्य रूप से फंक्शनली। दूसरा आपका इकोनॉमिकली ना, इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है ना, ये 3 आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है ना, अगर ये 3 आधार होगा तो उसको हम बोल देंगे राज्य। मुझे कंफर्म पता है कि बात तुम समझ नहीं पाया होगा, मैं समझाता हूं। देखो तुम ऐसे देखो कि अगर हम, क्या बीसीसीआई को बोल सकते हैं कि वो राज्य है, नहीं। कोई भी प्राइवेट कंपनी को हम राज्य बोल देंगे, नहीं। कौन ऐसा होगा जिसको हम राज्य बोलेंगे, एलआईसी को कैसे राज्य बोल देते हैं, या किसी को राज्य कैसे बोल देंगे, स्टेट का दर्जा ऐसे कैसे मिल जाएगा। तो 3 आधार होना चाहिए जैसे स्टेट का दर्जा मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे तुम ऐसे देखो कि अगर कोई एक ऐसा इंसान हो, देखो कोई एक ऐसा इंसान हो, जैसे मैं आपके घर की बात करता हूं कि आपके घर का मुखिया कौन होगा, तो आपके घर का मुखिया वो होगा जो घर के सारे बड़े कामों के लिए कार्य करता हो, यानी फंक्शन उसके हाथ में हो, सारा का सारा कार्य वही देखते हो, छोटा से लेकर के बड़ा काम। दूसरा, फाइनेंशियली वो हो, जैसे आप ये बात जानते हो कि अगर आप घर में बहुत अच्छे इंसान हो आप, और बहुत अच्छा काम कर पाते हो, बट यू डोंट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा उसके आधार पर कि तुम कुछ नहीं हो फिर। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी हेड होगा, लेकिन उसके हेड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो फंक्शनली काम करना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली काम करना चाहिए, मतलब उसके पास पैसा होना चाहिए। और तीसरा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब जो राज्य है, मतलब जो सरकार है, अगर किसी कंपनी पर उसका फंक्शनली हक होता है, मतलब सारा का सारा जो कार्य है वो गवर्नमेंट ही करता है, सरकार ही करता है। जैसे बीएसएनएल, ठीक ना, जैसे आपका क्या हो गया, बहुत सारी चीजें, जैसे नीति आयोग, ठीक। तो ऐसे आयोग, नीति आयोग तो नहीं होगा, जैसे एलआईसी हो गया, तो इसमें फंक्शनली कौन काम करता है, तो आंसर है कि गवर्नमेंट करता है। यानी सारे के सारे काम उसके कौन करता है, गवर्नमेंट। कोई भी चीज सर केंद्र राज्य तभी होगी जब उसमें सारा का सारा उसका जो काम है वो कौन देखता हो, सरकार देखता हो।
उस पे सारा का सारा लगने वाला पैसा कौन देता हो? सरकार देता हो। उस पे सारे के सारे आदमियों पर हक किसका हो? सरकार का हो। जैसे तुम ऐसे देखो कि कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज या किसी को भी हम तब तक राज्य नहीं बोल सकते हैं जब तक उसके पास 3 गुण नहीं होने चाहिए। ये फैसला किसने सुनाया? जुडिशरी ने। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये बात क्या है, वीडियो रुक रहा है, रुक तो नहीं रहा होगा। ये बात संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको जुडिशरी ने सुनाया। कौन से केस में? बीसीसीआई के केस में ये बात बताया कि 3 ऐसे प्रॉपर्टीज होने चाहिए, या प्रदीप विश्वास केस में भी ये बताया था कि 3 ऐसे प्रॉपर्टीज या 3 ऐसे गुण होने चाहिए जिसके आधार पर हम किसी को भी राज्य कह देंगे। वो कौन सा आधार होना चाहिए? कि सरकार उस पर पूरा काम करती हो, उसका सारा काम सरकार के लिए होता हो, उसमें लगने वाला सारा पैसा सरकार का हो, और उसके हर एक एक व्यक्ति पर नियंत्रण सरकार का हो। ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन राज्य हो जाएगा जब उस पे होने वाला सारा काम राज्य सरकार के लिए होता हो, उस पे होने वाला एक एक पैसे का खर्च सरकार करता हो, और उसके एक एक एम्प्लाई या एक एक व्यक्ति पर सरकार का हक हो, तो वो क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुच्छेद 12 किसके बारे में बताता है, तो स्टेट के बारे में बताता है। स्टेट के बारे में वो कितने पॉइंट्स बताता है? 4 पॉइंट बताता है। पहला क्या बताता है? कि केंद्र की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। दूसरा पॉइंट वो क्या बताता है? कि प्रांत की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तीसरा पॉइंट वो क्या बताता है? स्थानीय शासन यानी लोकल बॉडीज। चौथा वो क्या बताता है? अन्य। अब ये अन्य कौन है? हु इज अदर्स? अदर्स कौन होंगे? तो कई ऐसे केस हुए, अजय हासिया केस हुआ, प्रदीप विश्वास केस हुआ, और बहुत सारे ऐसे केस हुए, जी टेलीफोनी केस हुआ, एलआईसी का केस हुआ, संजय वीर्स का केस हुआ, बहुत सारे केस हुए जहां पर लास्ट में बताया किसने? जुडिशरी ने इस बात को बताया कि हु इज अदर्स, अदर्स कौन होगा? तो आंसर है कि जो कार्य करता हो किसका, तो आंसर है कि सरकार का, जिसपे इकोनॉमिकली सरकार का हक हो, जिसपे एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार का हक हो, वो कौन होगा? स्टेट होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आता है? देखो, क्या ये बात समझ में आई है? मतलब सर, सरकारी खर्चे से चलने वाली संस्था वो अदर्स में आएंगे? नहीं, उसमें तीनों गुण होना चाहिए। केवल सरकारी संस्था अगर उसमें पैसा हो रहा है तो नहीं होगा, उसमें तीनों गुण होना चाहिए। वो सरकारी पैसे से चलता भी हो, उसमें उस पे हर एक इंसान पर सरकारी हक हो। जैसे केपी कॉलेज जो है, जो केपी कॉलेज है, वो केपी कॉलेज क्या है? गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? कि उसमें फंक्शनली इकोनॉमिकली तो हक है, लेकिन फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं है। जहां तीनों हो, मतलब उसमें होने वाला हर कार्य सरकार के लिए होता हो, उसमें होने वाला एक एक पैसे का खर्च सरकार करता हो, और उसका एक एक प्रशासन सरकार देखता हो, उसको हम कहेंगे। नहीं, आदर्श में नहीं आएगा। ये आदर्श में नहीं आएगा। कार्यपालिका और विधायिका में अंतर बता दीजिए। अच्छा, कार्यपालिका और विधायिका में अंतर ये है कि विधायिका विधान बनाती है और कार्यपालिका उसको फॉलो करवाता है। ठीक, जैसे कि पार्लियामेंट कोई भी विधान बनाने का काम, कोई भी नियम बनाने का काम जो है, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, अब उसी में जो कार्यपालिका है वो क्या करती है कि कोई भी कानून का पालन करवाती है, और कानून बनाने का या नियम बनाने का जो काम, विधान बनाने का जो काम करता है, वो क्या है? प्राइमरी स्कूल। क्या प्राइमरी स्कूल? यस सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फंडामेंटल राइट कर देंगे, कोशिश करेंगे आर्टिकल 35 तक, जितना भी हो पाएगा तो इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना?